तो मेरे बच्चों अभी हम लोग पढ़ते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, है ना। तो देखिए थर्मल कंडक्टिविटी, इसे मतलब कंडक्टिविटी या कंडक्शन किसे बोलते हैं? अ मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ अ हीट। यानी कि आप लोगों को ये डेफिनेशन जानने से पहले एक बात बता दूं, जो हम लोगों का हीट होता है वो हमेशा हॉटर रीजन से कूलर रीजन पे ट्रांसफर होता है, ठीक है। हॉटर रीजन से कूलर रीजन पे ट्रांसफर होता है। तो कंडक्शन एक ऐसा मेथड है जिस मेथड के माध्यम से हीट ट्रांसफर होते हैं हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ इन सॉलिड में, ठीक है। तो ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ, किस प्रकार से ट्रांसफर होते हैं? ये ट्रांसफर होते हैं मॉलिक्यूलर कोलिजन के वजह से। मॉलिक्यूलर अपने आप में एक जगह से दूसरा जगह मूवमेंट नहीं करते हैं, लेकिन कोलिजन के कारण क्या होता है, हीट एक हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन में जाता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए ये हम लोगों का सॉलिड है, ये हम लोगों का एक सॉलिड है, और सॉलिड में ये हम लोग मान लेते हैं मॉलिक्यूल्स, है ना। ये सॉलिड का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ये सॉलिड का मॉलिक्यूल्स है। अभी आप लोगों को पता, अगर मैं इधर इसको गर्म करूंगा, एक कैंडल जला के अगर मैं इसको गर्म कर दूंगा, तो यहाँ से गर्म शुरू होता है। डायरेक्ट तो यहाँ गर्म नहीं होता है, यहाँ तो पहले ठंडा ही रहता है। यहाँ से गर्म जब हम लोग कैंडल करेंगे तो यहाँ से गर्म धीरे धीरे इस तरफ मूव होना शुरू कर देगा, है ना। तो वो जो गर्मी है हॉट रीजन से कोल्ड रीजन में ट्रांसमिशन कैसे होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर, यानी ये एक दूसरे में आपस में टकराते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ये गर्म होने के बाद ये मॉलिक्यूल्स, ये वाला जो मॉलिक्यूल्स है ये ही इधर ट्रांसफर होगा, ऐसा नहीं होता है। बल्कि ये वाला मॉलिक्यूल्स ये मॉलिक्यूल के साथ टकराते हैं, ये वाला मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल के साथ टकराते हैं, ये वाला मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल के साथ टकराते हैं। ये टकराने के वजह से, यानी कि मॉलिक्यूलर कॉलिजन के वजह से हीट एक हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन पे क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। तो इसी प्रोसेस, इसी मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली थर्मल कंडक्शन, कंडक्टिविटी मतलब अगर कोई भी मटेरियल्स वगैरह हीट ट्रांसफर करता है एक रीजन से दूसरे रीजन पे, तो उसे हम लोग बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो मेरे बच्चों, क्या सभी सब्सटेंसेस एक ही समान तरीका से, सेम तरीका से हीट कंडक्ट करते हैं? तो यही चीज़ जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जो एक्सपेरिमेंट का नाम है हिंजन-हॉजेस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट में एक्चुअल में हमने क्या किया, डिफरेंट मटेरियल्स लिया, जैसे कि आयरन रॉड, एल्यूमिनियम रॉड, कॉपर रॉड एंड सिल्वर रॉड लिया, ठीक है। तो ये रॉड्स को हमने जो मोल्टेन वैक्स है, जैसे कि मान लीजिए वैक्स को एकदम पिघला के उस पर हमने ऐसे करके इन चारों रॉड को डुबो दिया, ठीक है। और वो डुबोने के बाद उस पे रॉड के एकदम रॉड वगैरह में क्या लगाया, वैक्स लगाया, ठीक है। उसके बाद हमने एक बॉक्स लिया, ट्रॉड लिया, और उसमें छेद करके ऐसे करके इन चारों रॉड्स को हमने अंदर की तरफ ऐसे करके घुसा दिया, है ना। और उसके बाद ये वाला बॉक्स पे हमने गर्म पानी डाल दिया। क्या कर दिया? गर्म पानी डाल दिया। अभी आप लोगों को पता है गर्म पानी डालने के बाद ये रॉड्स वगैरह धीरे धीरे इधर से गर्म होते होते वो हॉट जो है वो हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ आएगा। और जब ये रॉड गर्म हो जाते हैं, इस पे लगा हुआ जो भी वैक्स है वो पिघलना शुरू कर देगा। और हमने ये एक्सपेरिमेंट पे देखा, जो भी रॉड, ये चारों का चारों रॉड जो वैक्स पे डुबाया गया था, जो जिस तरीका से वैक्स पिघल रहे थे वो सेम तरीका से नहीं पिघल रहे थे। किसी रॉड में ज्यादा पिघल रहे थे तो किसी रॉड में कम पिघल रहे थे। बोलना ये चाहता हूँ, कोई कोई रॉड में पिघल के यहाँ तक आ चुका था, तो कोई कोई रॉड में पिघल के यहाँ था, कोई रॉड में पूरा एक्सट्रीम एंड हुआ था, कोई में एकदम हल्का हुआ था। तो इस प्रकार से जो पिघलने का जो स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट डिफरेंट तरीका से दिखा। तो यही था हम लोगों को हिंजन-हॉजेस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को मेनली कंक्लूजन क्या मिला? कंक्लूजन ये मिला, डिफरेंट सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट डिफरेंटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अलग अलग प्रकार के सब्सटेंसेस
का हीट कंडक्ट करने का कैपेसिटी एबिलिटी अलग अलग होते हैं, यानी कि अलग अलग सब्सटेंसेस अलग अलग तरीका से हीट कंडक्ट करते, कोई ज़्यादा कंडक्ट करते हैं तो कोई कम करते, कोई फास्ट कंडक्ट करते हो तो कोई स्लो कंडक्ट करते हैं, ठीक है। या इसको हम लोग दूसरा तरीका से भी जान सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट सब्सटेंसेस, यानी कि हीट कंडक्ट करने का जो भी एबिलिटीज है ना, जो जिस तरीका से हीट कंडक्ट होता है वो डिफरेंट मटेरियल के लिए अलग अलग होते हैं, यानी कि डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट वे में हीट कंडक्ट करते हैं। तो इसका मेन कंक्लूजन यही था, ठीक है। लेकिन यहाँ आप लोगों को एक बात बता दूं, आप लोगों को सबसे शुरुआत में क्या जानना है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट कौन सा है, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट कौन सा है। पहले तो इसका डेफिनेशन जान लीजिए। गुड कंडक्टर्स मतलब वो कंडक्टर होते हैं, वो मटेरियल होते हैं जिन मटेरियल में हीट ट्रांसफर हो सकते हैं, उसे गुड कंडक्टर बोलते हैं। जिस मटेरियल पे हीट ट्रांसफर यानी कि हीट कंडक्ट नहीं करेगा उसे हम लोग बोलते हैं बैड कंडक्टर्स, है ना। तो गुड कंडक्टर्स में सिल्वर आएंगे, कॉपर आएंगे, गोल्ड आएंगे, एल्यूमिनियम आएंगे और मरकरी आएंगे, ठीक है। और बैड कंडक्टर में ग्लास आएंगे क्योंकि हीट कंडक्ट नहीं करता है, एयर भी हीट कंडक्ट नहीं करता है, वूल, पेपर एंड क्ले आता है। अभी यहाँ आप लोगों के सामने एक एक्सेप्शन है जो आप लोगों को ध्यान देना है। सभी लिक्विड क्या होते हैं, सभी लिक्विड और गैसेस, फिर से बोलना, सभी लिक्विड और गैसेस क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। लेकिन मरकुरी एक ऐसा लिक्विड है जो कि हीट कंडक्ट करते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। ये हिंजन-हॉजेस एक्सपेरिमेंट पढ़ने के बाद हमने ये तो जाना कि डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट तरीका से हीट कंडक्ट करते हैं, यानी कि सभी मटेरियल का सेम तरीका नहीं होते हीट कंडक्ट करने का। तो इसी का एप्लीकेशन से हम लोगों का देखिए, जो भी हम लोग कुकिंग यूटेंसिल यानी कि जो भी हम लोग खाना पकाने का बर्तन बनाते हैं वो ज़्यादातर हम लोगों का कॉपर का और एल्यूमिनियम का होता है। क्यों? क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम एक ऐसा मटेरियल है जिसका हीट कंडक्टेंस बहुत अच्छा है, ठीक है। और दूसरा चीज, जो भी हम लोग केटल्स वगैरह बनाते हैं, है ना, ये जो केटल्स वगैरह बनाते हैं ये ज्यादातर एल्यूमिनियम का होते हैं, रीजन से में इसका हीट कंडक्टेंस अच्छा होता है। और तीसरी चीज, जो भी हम लोगों का बर्फ वगैरह रहता है ना, आइस वगैरह को हम लोग हमेशा सॉ-डस्ट से कवर करके रखते हैं ताकि ये आइस वगैरह जल्दी ना पिघले। क्यों सॉ-डस्ट है? क्योंकि सॉ-डस्ट एक क्या है, बैड कंडक्टर है। क्या है? बैड कंडक्टर है। और इसे हम लोग इंसुलेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर, ठीक है। तो ये हम लोगों का हिंजन-हॉजेस एक्सपेरिमेंट पढ़ने के बाद था एप्लीकेशन से, ठीक है। हम इस चैप्टर का एक दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्मॉल कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग देखते हैं। एक है हम लोगों का वेरिएबल स्टेट, दूसरा है स्टेडी स्टेट, है ना। तो अभी हम लोगों ने अभी तक ये जाना है, हीट जब भी हॉट रीजन से कोल्ड रीजन पे ट्रांसफर होते हैं, ये ट्रांसफर होते हैं मॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से, ठीक है। क्या की वजह से? मॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से, है ना। तो मॉलिक्यूलर कोलिजन्स अगर हम लोग इंटरनली देखें तो इधर देखिए एक मटेरियल है ना। मटेरियल अगर हम लोग सेक्शन वाइज अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो Q1 और Q2 हमने इसलिए डिनोट किया क्योंकि Q1 ग्रेटर है, यानी कि Q डिनोट करता है हीट को, क्या को? हीट को, ठीक है। तो Q1 इस तरफ का जो है ये हॉटर रीजन है, ये क्या रीजन है? हॉटर रीजन है। और इस तरफ का जो भी रीजन है ये कोल्डर रीजन है। कैसा रीजन है? कोल्डर रीजन है। और हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा? ये हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ क्या होगा? ट्रांसफर होगा, एक मॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से। अभी इसका जो इंटरनल साइंस है ये जानते हैं। अगर प्रत्येक सेक्शन पे हीट ट्रांसफर, यानी कि अगर प्रत्येक सेक्शन का टेम्परेचर्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सेम नहीं होते हैं, अलग अलग, यानी कि ये क्रॉस सेक्शन का अलग टेम्परेचर है, ये क्रॉस सेक्शन का अलग टेम्परेचर है, ये क्रॉस सेक्शन का अलग टेम्परेचर है, तो डिफरेंट टेम्परेचर होते हैं। टेम्परेचर अगर सेम नहीं होते हैं प्रत्येक सेक्शन का तो इसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल स्टेट बोलते हैं, ठीक है। अगर ट्रांसफर ऑफ हीट, है ना, ट्रांसफर ऑफ हीट कांस्टेंट होता है, यानी कि प्रत्येक क्रॉस सेक्शन का हम लोगों का टाइम के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से नहीं, टाइम के हिसाब से अगर प्रत्येक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर सेम रहता है तो उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट। क्योंकि स्टेडी का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट होता है, राइट।
तो ये दो जो कॉन्सेप्ट है ये भी आप लोगों को स्टडी करना है। मेजर्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉलिड इज अ मेजर्स ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू कंडक्ट हीट थ्रू इट। यानी कि बेसिकली हम लोग इस कॉन्सेप्ट में ये जानेंगे कोई भी कंडक्टर से कितना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होती है, यानी कि मतलब हीट ट्रांसफर कितना हुआ है, ये हम लोग मैथमेटिकली क्या करेंगे, मेजर्स करेंगे, ठीक है। तो ये जानने से पहले हमने दो कंडक्टर लिया, एक रेक्टेंगुलर शेप का यानी कि ये 3D शेप का लिया, और एक हमने लिया सिलेंड्रिकल शेप का, ठीक है। अगर हम लोग 3D शेप में लेंगे तो इसका एरिया है हम लोगों का ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और इस तरफ का जो सरफेस है इसका हीट है Q1, उस तरफ का है Q2, ठीक है। और हमेशा याद रखना हॉटर रीजन इस तरफ है, हॉटर रीजन है ना, और ये है कूलर रीजन है ना, कूलर रीजन। तो हीट हमेशा इस तरफ से इस तरफ ट्रांसफर होते हैं, क्यों? क्योंकि हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन पे हीट ट्रांसफर होते हैं। और ये जो हम लोगों का कंडक्टर है इसका थिकनेस है हम लोगों का डी। या तो अगर हम लोग सिलेंड्रिकल का बात करें, इसका क्रॉस सेक्शन है हम लोगों का ये, और इसका एरिया है ए, और इसका थिकनेस है डी। इस तरफ Q1 है, इस तरफ Q2, यानी कि ये हॉट रीजन है और ये है हम लोगों का कोल्ड रीजन। इसीलिए हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ ट्रांसफर होता है। और आप लोगों को ये ध्यान देना है, यहाँ Q का मतलब है अमाउंट ऑफ हीट। क्या है? अमाउंट ऑफ हीट, है ना। तो ये अमाउंट ऑफ हीट जो भी ट्रांसफर होता है वो क्या क्या चीज के ऊपर डिपेंड होता है? सबसे पहला तो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ए मतलब क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ होता है? थिकनेस के साथ, है ना। D इक्वल्स टू क्या है? थिकनेस, थिकनेस, है ना। और उसके बाद Q किसके साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर डिफरेंस के साथ। Q1 माइनस Q2 मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक। और उसके बाद ये T के साथ भी, यानी कि टाइम ऑफ कंडक्टेंस, है ना। टाइम ऑफ T मतलब क्या है? टाइम ऑफ कंडक्टेंस के साथ भी ये डायरेक्टली क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको अगर हम लोग प्रॉपरली लिखे तो मैं Q इक्वल्स टू, है ना, Q इक्वल्स टू एरिया ऑफ, पहले इक्वल्स टू Q इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ डायरेक्टली है, θ1 माइनस θ2 के साथ डायरेक्टली है, और टाइम के साथ डायरेक्टली है, और इनवर्सली किसके साथ है? थिकनेस के साथ है। अगर हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा जो कि है K, है ना। तो K ए θ1 माइनस θ2 बाई T बाई D। तो ये हम लोगों का प्रॉपर फॉर्म है, जहाँ वेर, है ना, K का मतलब क्या होता है? थर्मल, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। या तो इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? थर्मल के को, हाँ, के को हम लोग बेसिकली थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को फॉर्मूला याद करना ही करना है। यहाँ से हम लोगों का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसका डेफिनेशन पूछा जाता है, फॉर्मूला पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को याद करना है। तो ये जो मेरा बैकग्राउंड का वॉइस है ये इसको नेग्लेक्ट कीजिएगा, है ना। तो ये इस प्रकार का अगर आप लोगों को डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सब्सटेंसेस करके अगर क्वेश्चंस आया तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये एक स्लैब का डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद आप लोगों को मेंशन करना है क्या? इन दिस इक्वेशन Q इक्वल्स टू K θ1 माइनस θ2 बाई डी टी, है ना। ये फॉर्मूला लिख के इफ A इक्वल्स टू 1, यानी कि हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 यूनिट मानते हैं, थिकनेस को भी 1 यूनिट मानेंगे, और टेम्परेचर डिफरेंस को भी 1 यूनिट ही मानेंगे, टाइम को भी 1 यूनिट ही मानेंगे। तो तब उस वक्त हम लोगों का K का वैल्यू बराबर क्या होगा? Q होगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों को क्या लिखना है? देखिए उसका मतलब क्या है, देखिए फॉर अ कंडक्टिंग स्लैब, किसी भी कंडक्टिंग स्लैब के लिए जिसका क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा यूनिट एरिया, और जिसका थिकनेस भी होगा 1 यूनिट, जिसका थिकनेस भी कितना होगा? 1 यूनिट, और इसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा? 1 डिग्री होगा। कितना होगा? 1 डिग्री। ऐसा कंडीशन पे जो भी अमाउंट ऑफ हीट एक हॉट रीजन से, एक हॉट साइड से
कोल्ड साइड पे ट्रांसफर होता है एक यूनिट टाइम पे, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। फिर से बोल रहा हूँ, हमने एक कंडक्टिंग स्लैब लिया जिसका थिकनेस 1 मीटर हो या 1 सेंटीमीटर हो, और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। ऐसा स्लैब में अमाउंट ऑफ हीट टेम्परेचर डिफरेंस भी हम लोग कितना लेंगे, 1 यूनिटी लेंगे, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस लेंगे। ऐसा कंडक्टिंग स्लैब में अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इन 1, यानी कि यूनिट टाइम पे अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इन यूनिट टाइम इज इक्वल टू या इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, अगर इसका अगर हम लोग यूनिट्स का बात करें, तो अगर हम लोग CGS में जाए तो इसका यूनिट होगा कैलोरी डॉट, है ना, सेंटीमीटर इनवर्स, सेल्सियस डिग्री इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट काफ़ी बार थर्मल कंडक्टिविटी से पूछा जाता है। अगर हम लोग SI का बात करें, SI यूनिट का बात करें, तो इसका जूल, मीटर इनवर्स, केल्विन इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स होता है। और ये वाला जो यूनिट है, इसको हम लोग दूसरा यूनिट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि है WM, मीटर इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स, जहां W का मतलब क्या होता है, W इक्वल्स टू जूल सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर आप वीडियोस वगैरह को एकदम बैक करके देखिए, अच्छे से एक बार फिर से देखिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से बता दे रहा हूँ, ये वाला कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट डेफिनेशन वगैरह पूछा जाता है, और यूनिट, इस कॉन्सेप्ट का यूनिट पूछा जाने, ये फेवरेट है। ठीक है, यूनिट काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आप लोगों को ये यूनिट जो है एकदम छपवाना है। लोगों का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हीट करेंट का। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोगों ने ये तो पढ़ा था कि करंट किसे बोला जाता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अ करंट। यानी कि करंट जो है, आई का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, है ना। किसी भी टाइम पे जो भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसे हम लोग करंट बोलते थे, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक वैसा ही हीट करंट में भी फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड अ हीट करंट। यानी कि किसी भी टाइम पे कितना अमाउंट ऑफ हीट फ्लो कर रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं हीट करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीट करंट, है ना। और हीट करंट को H से डिनोट किया जाता है। डेफिनेशन के हिसाब से H इक्वल्स टू क्या होता है, Q/T होता है। ठीक है, और जहाँ Q का मतलब क्या है, यहाँ Q का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट फ्लो, अमाउंट ऑफ हीट फ्लो। ठीक है, अगर हम लोग Q का वी नो है ना, Q हमेशा किसका बराबर होता है, KA θ1 माइनस θ2 बाई T/D। ये तो होता है Q का अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर का, मतलब अमाउंट ऑफ हीट का फॉर्मूला, है ना। इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं, और इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, है ना। तो इधर बोलते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, यानी कि ये इक्वेशन 2 का जो भी Q का वैल्यू है, ये इक्वेशन 1 में हम लोग डाल के देखते हैं, तो क्या होगा, H इक्वल्स टू Q का जगह पे ये वैल्यू डाल दिए, KA θ1 माइनस θ2 T/D, और नीचे एक T इसका ही बचा है, तो ये T कट हो जाएगा, खाली बचेगा क्या KA θ1 माइनस θ2/D। यानी कि अगर हम लोग फाइनली लिखे तो हीट इक्वल्स टू KA θ1 माइनस θ2/D। ठीक है, तो ये है हम लोगों का हीट करेंट का मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, जहां हम लोगों का टाइम नहीं होता है, तो यहाँ से हम लोगों का मेनली कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन हम लोगों का ये निकलता है, ये जो हीट है, यानी कि हीट करेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हीट करेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस है, और हीट करेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द कंडक्टिंग स्लैब है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का सबसे लास्ट जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन से आता है, वो भी डायरेक्ट वाला, और ये क्वेश्चन पे हमेशा आप लोगों को पूछा जाता है, व्हाट इज द एनालॉजी बिटवीन थर्मल रेजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ये बहुत सिंपल है, बस आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे
इसको आंसर करना है, ठीक है। तो इसको पहले देखिए, पहले पोटेंशियल डिफरेंस और टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब समझते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर रेगुलर इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जब भी कोई भी कंडक्टर का दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहता है तो पोटेंशियल्स इस डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ना। ठीक वैसा ही टेम्परेचर डिफरेंस में देखिए, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ अ कंडक्टर रेगुलेट्स फ्लो ऑफ हीट करंट, यानी कि किसी भी कंडक्टिंग स्लैब पे अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो इसी के वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही हीट करंट क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होते हैं और टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से हम लोगों का हीट करंट फ्लो होते हैं, ठीक है। तो इसी से यहीं से शुरू करते हैं हम लोगों का अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ बोलता है हम V इक्वल्स टू आई आर, है ना, या और I इक्वल्स टू V बाई आर, यही तो बोलते हैं ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ का हम लोगों का रिलेशन यही है। और V मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या? V1 या V1 माइनस V2 बाई आर है ना। तो यही तो है हम लोगों का मेन इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ से निकाला हुआ रिलेशन इलेक्ट्रिक करंट का। तो इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, ठीक है। और हमने हीट करंट से क्या पढ़ा था? हीट करंट इक्वल्स टू H इक्वल्स टू के ए θ1 माइनस θ2 बाई बी, यही पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। ये करने के बाद देखिए आप लोग थोड़ा इसका ही जैसा फॉर्म पे लेने आने का कोशिश कीजिए। H इक्वल्स टू, देखिए खाली ऊपर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस की, क्योंकि ये वाला न्यूमरेटर में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम लोग इसी यही ठीक ओम्स लॉ के जैसा स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश करें। तो खाली टेम्परेचर डिफरेंस को ऊपर रखिए, है ना, और नीचे डी तो है ही है। ये के ए को अगर हम लोग नीचे करेंगे तो डी का नीचे आ जाएगा, ठीक है, के ए, ठीक है। तो ये है हम लोगों का इक्वेशन 2। अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग को देखिए, ये है हीट करंट, ये है इलेक्ट्रिकल करंट। अगर इन दोनों का बीच का डिफरेंस हम लोग देखें तो यहाँ हम लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा है। देखिए ये है हम लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस, ये है हम लोगों का टेम्परेचर डिफरेंस। तो नीचे का जो ये रेजिस्टेंस है ना, ये बराबर डी बाई के ए दिख रहा है, यानी कि आर इक्वल्स टू डी बाई के ए दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग आर टी एच भी बोलते हैं, यानी कि थर्मल या तो थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को पता है, वी नो, है ना, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से हमने क्या पढ़ा था? रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल बाई ए, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल बाई ए। अभी हमने थर्मल रेजिस्टिविटी से क्या सीखा? थर्मल रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू डी बाई के ए, है ना। इसको इक्वेशन ए बोलते हैं, इसको इक्वेशन बी बोलते हैं। अभी इन दोनों को भी कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी। अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, देखिए ये भी लेंथ, ये जो थिकनेस है ये भी लेंथ ही होता है, ये जो लेंथ है ये तो ऑब्वियसली, तो ये दोनों सेम हो गया, एरिया सेम हो गया, ये और ये सेम हो गया, एरिया सेम हो गया। तो खाली बचा क्या? रो इक्वल्स टू क्या आया? 1 बाई के आया। तो ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशंस हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आप लोगों को भी याद करना है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है हम लोग एनालॉजी में, जहां हमने क्या सीखा है, ये जो रो है ये हम लोगों का है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, और ये जो हम लोगों का 1 बाई के है, ये है हम लोगों का थर्मल रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा क्विकली। सबसे पहले आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस और टेम्परेचर डिफरेंस जानना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा मतलब, ये पोटेंशियल डिफरेंस किसे बोला जाता है? किसी भी कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का जो भी दो साइड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। और टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है? टेम्परेचर किसी भी कंडक्टिंग स्लैब का दोनों साइड्स जो है उसका टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण हीट करंट फ्लो होता है। तो इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो कैसे करेंगे? ओम्स लॉ के हिसाब से
करंट इक्वल्स टू V बाई आर है, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग V1 बाई V2 लिख सकते हैं। तो फाइनली I का रिलेशन क्या होगा, इलेक्ट्रिकल करंट का रिलेशन क्या होगा, I इक्वल्स टू V1 माइनस V2 बाई आर होगा। और हमने हीट करंट में भी सेम ऐसा ही रिलेशन देखा था कि ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई डी, जहाँ हम लोग इसका जैसा फॉर्मेट, इसका जैसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए के ए को नीचे भेज देंगे, जहाँ भेज के हम लोगों को ये पता चला, जहाँ भेज के हम लोगों को क्या पता चला, ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, ये बराबर हम लोगों का डी बाई के होता है, ये बराबर हम लोगों का डी बाई के होता है। इसीलिए इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी में हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल बाई ए, और थर्मल कंडक्टिविटी में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डी बाई के, जहाँ हम लोगों का ये और ये सिमिलर क्वांटिटी है तो काट देंगे, एरिया भी कट हो जाएगा, खाली बचेगा कौन, रो इक्वल्स टू 1 बाई के बचेगा। और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होता है, जो कि बराबर 1 बाई के, 1 बाई के मतलब क्या, थर्मल रेजिस्टिविटी होता है। ठीक है, तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को पूरा 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप बैठ जाएगा। बस याद करना, शुरुआत हम लोगों को कहाँ से करना है, ओम्स लॉ से करना है। तो एक बार शुरुआत करने के बाद अपने आप कंपेयर होता चला जाएगा। तो इसी के साथ हम लोगों का ये थर्मल कंडक्टिविटी, ये जो थर्मल फिनोमिना चैप्टर है, ये भी यहीं खत्म होता है ना। मैंने इस चैप्टर के लिए 3 लेक्चर्स लिया, क्योंकि मैं कंटिन्यू लेक्चर्स नहीं ले पा रहा हूँ, मतलब व्हाट आई मीन टू से, वन शॉट में मैं लेक्चर्स नहीं ले पा रहा हूँ ड्यू टू माय हेल्थ इश्यू, है ना। तो इसलिए मैं थोड़ा सेगमेंट वाइज दे रहा हूँ आप लोगों को। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर्स, है ना। धीरे धीरे मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और इसके बाद मैं फिर प्रीवियस ईयर सेशंस लूँगा इस चैप्टर्स का, है ना। तो मैं जितना हो सके अपना बेस्ट दे रहा हूँ, और आप लोग भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए। अगर अच्छा लगा, समझ में आया, शेयर भी कीजिए अपना दोस्तों के साथ, है ना। और थोड़ा फीडबैक वगैरह भी आप लोग ड्रॉप कीजिए, ताकि मैं जान सकूँ कि आप लोग मेरा लेक्चर्स को समझ रहे हैं कि नहीं रहे हैं। और वही, अगर कुछ मतलब आप लोगों से कुछ सजेशन है तो वो भी आप लोग मेरे को बता सकते हैं। और जल्दी से हम लोग फ्लो के अपना टाइमलाइन जो मैंने दिया था उसी फॉर्मेट में हम लोग दोबारा आ जाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। लगभग 1 वीक का गैप हुआ है, मैं जान सकता हूँ। मतलब आप लोगों का प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत दिक्कत आया होगा, लेकिन अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ बैक फॉर्म पे आने के लिए। मैं कोशिश करूँगा, अपना 100% दूंगा। तो आप लोग भी प्रिपरेशन करना ना छोड़िएगा, अपना बेस्ट दीजिएगा। और ऐसा ही लेक्चर्स और अभी हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करते रहेंगे। तो तब तक के लिए इस लेक्चर्स को अच्छे से पढ़िएगा। अभी तक का जितना भी लेक्चर्स है रिवाइज बार बार कीजिए। फिजिकल साइंस में आप लोगों को अच्छा मार्क्स लेने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता, अगर आप लोग इस लेक्चर्स, जितना भी कमबैक सीरीज का लेक्चर्स अभी तक का है, उसे अच्छे से रिवीजन करेंगे। देखिए बच्चों, रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन करेंगे तभी आप लोगों का इंप्रूवमेंट होगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आप लोग छोड़ नहीं सकते हैं। और इसी के साथ मैं इस लेक्चर्स को यहीं एंड करना चाहता हूँ। और अगला लेक्चर्स हम लोगों का केमिस्ट्री एरिया से होगा, आयनिक बॉन्डिंग से है। तो उस चैप्टर्स के लिए उम्मीद करता हूँ आप लोग एक्साइटेड रहेंगे, मैं भी एक्साइटेड हूँ। तो अभी तक का जितना भी लेक्चर है अच्छे से देखिएगा। इसी के साथ मैं यहीं ये लेक्चर्स एंड करता हूँ। थैंक यू ऑल।